हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियन। स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट से। सो क्लास, आज हम क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन के पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है संगठन। संगठन क्या होता है? संगठन से आप क्या समझते हैं? और संगठन नाम सुनते ही आपके माइंड में फर्स्ट थिंग क्या आती है? तो संगठन का मतलब क्या होता है बच्चों? संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ठीक है। और ऐसे ही सबसे पहले जानते हैं क्या होता है संगठन। ठीक है। संगठन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक वो जगह जिसके अंदर, जिसके नीचे, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपनी लैंड, लेबर, मशीन तीनों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको इकट्ठा करने के बाद उनसे वर्क कराते हैं। जो भी आपका प्रोसीजर होता है उसको आप शुरू करते हैं। तो संगठन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप इसे फर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है। या फिर आप इसे कंपनी भी बोल सकते हैं। और इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब साधारण भाषा में समझिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम अपने लैंड को, यानी कि जमीन को, अपने लेबर्स को, और साथ ही साथ अपने इसको, लैंड, लेबर, मशीन, इन सब चीजों को, इन तीनों मेन रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, एक साथ लेके आते हैं, एक रूफ के अंदर लेके आते हैं और फिर उनसे वर्क कराते हैं। वो ही संगठन कहलाता है, वो ही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है। तो समझ में आया क्या पढ़ेंगे अब हम इस पूरे चैप्टर में? हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। संगठन वो जो हमें, जिसके नीचे, देखो, साधारण भाषा में संगठन का मतलब होता है अपने तीनों रिसोर्सेज को, अपने तीनों संसाधनों को एक छत के नीचे लाके एकत्रित करना, इकट्ठा करना और फिर उनसे काम कराना, फिर उनसे अपने व्यवसाय की शुरुआत करना। तो इसीलिए संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जिसके नीचे आप अपने लैंड, यानी कि अपनी जमीन, लेबर यानी कि आपके मजदूर, मशीन यानी कि जो भी आपकी मशीनरी है, उन तीनों चीजों को उस ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा करेंगे, फिर उनसे काम कराएंगे। तो आज हम संगठन के बारे में ही पढ़ेंगे, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके महत्व, उसकी विशेषता, एंड सो ऑन। जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको क्या करने वाले हैं? कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं संगठन का मीनिंग क्या होता है। सो एज पर द मीनिंग ऑफ संगठन, क्या है संगठन का मीनिंग? सो स्टूडेंट, हम जानेंगे संगठन का अर्थ। देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट के में आपको अपने वर्ड्स में तो बता दिया था, मेरे शब्दों में संगठन का मतलब क्या होता है। अब देखेंगे किताब के अकॉर्डिंग, आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग संगठन का क्या मतलब बताया गया है, क्या अर्थ है संगठन का। तो जानते हैं क्या कहा गया है। संगठन नियोजन के बाद प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन क्या है? जब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी एक बिजनेस को शुरू करते हैं? नियोजन करते हैं। तो नियोजन के बाद जो दूसरा कार्य करते हैं हम, वो कौन सा होता है? हमारा दूसरा कार्य होता है संगठन। ठीक है। संगठन में हम क्या करते हैं? प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग में हमने ये सोच लिया था, नियोजन में हमने ये योजना बना ली थी कि कब क्या कैसे करना है। इसके बाद जो हम संगठन करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? हम चीजों को अब इसमें कब क्या कैसे करना जो हमने सोचा था, अब कैसे करना है, से किससे कराना है, कहाँ कराना है, इन सब चीजों को क्या करेंगे? इसके अंदर इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे। तो यही कहा गया है संगठन नियोजन के बाद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें हम कंपनी की निर्धारित योजनाओं को, यानी कि जो भी हमने कंपनी में अपनी पहले से ही योजनाएं सोच ली है, जो पहले से जो नियोजन बना लिया है, और नीतियों के अनुसार कार्य करने को अग्रसर कहते हैं। यानी कि देखो, जो भी हमारा जो काम है, जो भी हम नियोजन कर रहे हैं, उसके बाद जो हम संगठन करेंगे, संगठन हमें क्या बात करेगा? संगठन हमें आगे की ओर क्या करेगा? प्रोत्साहन देगा कि आपने जो योजना बनाई है अब इसको लागू करना शुरू कर दीजिए। और विभिन्न व्यक्तियों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि जितने भी पर्सन आपके संगठन से, आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको क्या करेगा? अग्रसित करेगा कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम की ओर आगे बढ़ेंगे। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित किया जाता है और संगठन में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अलग अलग समूह में बांटा जाता है। यानी कि जितने भी हमारे संगठन में जितने भी अलग अलग काम होंगे, उन सबको हम क्या करेंगे? उन लोगों के अकॉर्डिंग उसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे सेल्स का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, और अकाउंट्स का डिपार्टमेंट अलग कर दिया। इस तरीके से जिसका जो काम होगा उसको समूह के अनुसार अलग अलग हम क्या कर देंगे? बांट देंगे।
और कार्य क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सौंप दिया जाएगा। यानी कि जिसका काम जो होगा, जो जिस काम को करने के लिए क्या होगा, सक्षम होगा, उसको हम वो काम दे देंगे। जो भी वर्कर, अगर वर्कर प्रोडक्शन वाला है तो उसको हम प्रोडक्शन के लिए दे देंगे, अकाउंट्स वाला है तो अकाउंट्स के लिए दे देंगे। अगर नीचे की लाइन विजिबल नहीं हो रही है तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी बोल के, उसी को ध्यान से समझ लीजिएगा। सिर्फ एक ही लाइन है जो विजिबल नहीं हो रही है कि कार्य क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है तथा संगठन कंपनी की मजबूती को बताता है। यानी कि जो संगठन होता है हमारा, वो बताता है कि कितना मजबूत आपका नियोजन है, जिसके आधार पे आप संगठन कर रहे हैं। तो अब एक बार फिर से समझिए संगठन का अर्थ क्या कहता है। संगठन नियोजन के बाद प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें हम कंपनी की निर्धारित योजनाओं और नीतियों को क्या करते हैं, आगे की ओर अग्रसर करते हैं और विभिन्न व्यक्तियों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकत्रित किया जाता है। संगठन में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अलग अलग करके समूह में बांट दिया जाता है और कार्य क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है तथा संगठन कंपनी की मजबूती को बताता है। तो यानी कि संगठन क्या है हमारा, संगठन में हम अपनी योजना जो हमने बनाई होती है उसके अनुकूल हम क्या करते हैं, हम काम करना शुरू कर देते हैं। काम करना जब हम शुरू करते हैं तो जितनी भी चीजें हमने एकत्रित की होती हैं उन सबको हम क्या करना चालू कर देते हैं, बांटना शुरू कर देते हैं। हमने लैंड लाए, लैंड के ऊपर हम लेबर भी ले आए और मशीन भी है, तो मशीन को अलग स्टेबलाइज कर दिया, जहां जहां मशीन की जगह है लेबर्स को बता दिया कैसे मशीन से काम करना है। तो वो सब काम करना, कैसे कराना है, ये काम सब चीजों को इकट्ठा करना किस में आता है, हमारे संगठन में आता है। अब ये था हमारा संगठन का अर्थ। अब इसके बाद जानेंगे संगठन की परिभाषा। अगर फिर भी अभी आपको इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी संकोच के बिना। मैं आपके हर डाउट का, हर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी और कोशिश करूंगी सभी के डाउट का समय से मैं रिप्लाई कर सकूं। तो अब हम जानेंगे संगठन की परिभाषा। क्या है संगठन की परिभाषा? स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे अपने संगठन की परिभाषा। संगठन की बहुत छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन है ये हमारी, जो किसने दी है, R.C. डेविस ने की है। इट्स रिलेट टू समथिंग। सो ये डेफिनेशन किसने दी है, R.C. डेविस ने। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे R.C. डेविस? R.C. डेविस ने यहाँ क्या बताया है, इन्होंने कहा है कि संगठन क्या है, संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है। संगठन क्या है, जिसके अंदर व्यक्तियों का समूह होता है। कौन से व्यक्तियों का समूह, जो वहां उस कंपनी के अंदर काम करने वाले हैं, तो उनका समूह है। समूह का मतलब ग्रुप, जहाँ पे एक से अधिक लोग मिलजुल के रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। तो संगठन क्या है, व्यक्तियों का एक समूह है जो लक्ष्य की पूर्ति के लिए, यानी कि जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा एम है, उसको पूरा करने के लिए प्रबंधक यानी कि मैनेजर के निर्देशनों में कार्य करता है। यानी कि जो भी मैनेजर निर्देश देंगे, जो भी मैनेजर ऑर्डर देंगे, उनके अंतर्गत आपको क्या करना होगा, यहाँ कार्य करना होगा। तो संगठन क्या है, संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जहाँ पे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधक के निर्देश में कार्य करते हैं। कितनी छोटी, कितनी इजी, कितनी प्यारी सी डेफिनेशन है। नो डाउट बहुत इजीली ऐसे ही याद हो जाएगी, आपको पढ़ाते ही मुझे भी याद हो गई। मैं आपको ये बिना देखे बता सकती हूँ कि संगठन क्या है, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्ति के लिए प्रबंधक के निर्देश में कार्य करते हैं। और ये डेफिनेशन किसने दी है, हमारे R.C. डेविस ने दी है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। स्टूडेंट, अब हम जानेंगे संगठन की प्रक्रिया। संगठन की प्रक्रिया, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हम संगठन करते हैं, उसका प्रोसेस, किस तरीके से संगठन किया जाता है, उसको करने का तरीका। तो संगठन करने का क्या प्रक्रिया है, कार्य की पहचान तथा विभाजन, ये सबसे पहली प्रक्रिया है हमारी। तो मुझे नंबर डालने की नीड नहीं होनी चाहिए, बट मैं फिर भी आपके एज पर योर कन्वीनियंस डाल देती हूँ, आपकी सुविधा के लिए डाल देती हूँ। 4 प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया नंबर 1 क्या है, हमारे कार्य की पहचान तथा विभाजन। यानी कि पहले हमें ये देखना है कि हमारी संस्था में, हमारे संगठन में आखिरकार कार्य क्या क्या है, किस तरीके का कार्य है, कैसा कार्य है। जैसा भी कार्य है उसके लिए हम उसी के अकॉर्डिंग वैसे ही क्या लाएंगे, श्रमिक लेके आएंगे। वैसे ही किनको लेके आएंगे, मजदूरों, लेबर वर्कर्स को लेके आएंगे, एम्प्लॉयज को लेके आएंगे। पहले कार्य की पहचान करेंगे। अगर आपका BMW बनाने का शोरूम है तो आप उसके लिए वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी चीज, जिन जिन लेबरों की, वर्कर्स की जरूरत होगी, वैसे ही कारीगर लेके आओगे, वैसे ही श्रमिक लेके जाओगे। ठीक है। अगर आप एक आलू बेचने का ठेला खोलने वाले हैं तो आप उसी तरीके से उसके रिगार्डिंग क्या लेके आने वाली है, चीजें लेके आने वाले। तो ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आप बिजनेस किस तरीके का करने वाले हैं।
जिस भी तरीके का आप बिजनेस करेंगे, चाहे वो BMW का शोरूम खोलना हो, चाहे आलू का ठेला खोलना हो, पहले काम को आप अपने पहचानेंगे, तभी क्या करेंगे, काम को पहचानने के बाद विभाजन करेंगे। काम को पहचान लिया, BMW का शोरूम खुला, यानी कि अलग अलग तरीके के क्या होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग तरीके के विभाग होंगे उसके अंदर। तो जैसे जैसे जितने अलग अलग तरीके के विभाग होंगे, उसी तरीके के अलग अलग आप क्या लेके आएंगे, श्रमिक लेके आएंगे और लेबर्स लेके आएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, कार्य की पहचान करना तथा उसका विभाजन करना। अब दूसरा क्या कहा गया है हमारा, विभागीकरण। विभागीकरण का मतलब क्या होता है, आपने काम पहचान लिया और उसके अकॉर्डिंग बांट भी दिया, मतलब लोगों को रख भी दिया, फिर इसके बाद उनको बांट देना है कि सेल का डिपार्टमेंट अलग बनाएंगे, हम परचेज का अलग बनाएंगे जहां हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट अलग बनाएंगे जहां हमारा बही खाता देखा जाएगा, हम अपने प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग बनाएंगे। इसी तरीके से हम उसका विभागीकरण कर देंगे। विभागीकरण, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि विभाग को बांट देना। ठीक है, तो ये समझ में आया। थर्ड वन क्या कहता है हमारा, कर्तव्यों को सौंपना, यानी कि जो जिसका कार्य है वो काम आप उसी को सौंप देंगे। ये इसकी थर्ड प्रक्रिया है और सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जो काम जिसका है उसको सही तरीके से नहीं सौंपा जाएगा, उसका काम किसी और को, किसी और का काम किसी और को सौंप देंगे, तो वो आपके संगठन की प्रक्रिया में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, नहीं मिलाया जाएगा उसमें। तो कर्तव्य को सौंपना भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें जिसका जो कर्तव्य है, जिसको जिस लिए जितनी मजदूरी है, जितनी सैलरी दी जा रही है, उसको उसी के काम के प्रोस्पेक्टिव से आपको क्या कर देना है, उसे कर्तव्य उसका सौंप देना है। कर्तव्य तो जानते हैं ना, जो जिसका फर्ज है वही। यस। रिपोर्टिंग संबंधों की स्थापना, यानी कि जो भी आपने काम किया, जो भी आप काम करवा रहे हैं एक प्रबंधक होके, ठीक है, आपको उन सभी की रिपोर्टिंग लेनी है, उस सभी की जांच रखनी है, ये देखना है कि वो काम किस तरीके से, कैसे और कब और कहाँ कहाँ कर रहा है। फिर रिपोर्टिंग बनानी है उसकी और लोगों से रिपोर्टिंग लेनी है। जिसने काम कर दिया वो प्रबंधक को आएगा, बताएगा कि सर या मैम, जो भी वहाँ पे प्रबंधक होगा, हमने अपना काम कर दिया है। और साथ ही साथ उनके बीच में ऐसा संबंध भी बनाना है कि वो सही तरीके से काम करें, और साथ ही साथ आपको रोज डेली बेसिस पे क्या करें, हर एक चीज की रिपोर्टिंग करें। तो ये थी हमारी 4 छोटी प्यारी नन्ही सी प्रक्रिया संगठन की। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अगर मेरे कॉन्सेप्ट और मेरा चार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले जानेंगे, अब हमारा ये जो टॉपिक है जिसका नाम है संगठनात्मक ढांचा। संगठनात्मक ढांचा क्या बताता है हमें? संगठनात्मक ढांचा मतलब कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो आप काम कर रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है, किस वे में हो रहा है, किस फॉर्मूला को या किस तरीके को आप इस्तेमाल करते हैं अपने संगठन के अंदर कार्य करने और कराने के लिए। ठीक है, तो संगठनात्मक ढांचा दो प्रक्रिया को क्या करता है, दो प्रक्रिया में विभाजित होता है। कौन कौन सी दो प्रक्रिया हैं विभाजित होने की? कार्यात्मक ढांचा और है प्रभाग्य ढांचा। देखिए, कार्यात्मक ढांचा क्या होता है और प्रभाग्य ढांचा क्या होता है। कार्यात्मक ढांचा वो ढांचा होता है जिसके अंदर हमने हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग तरीके से बांटा होता है, यानी कि हर एक विभाग को अलग अलग तरीके से बांटा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी गेहूं की फैक्ट्री है, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं आपकी कपड़े की फैक्ट्री है, आप बहुत अच्छे कपड़े की फैक्ट्री है आपकी, ये हो गया आपकी कपड़े की फैक्ट्री जिसमें आप कपड़ा क्या करते हैं, बनाते हैं, टेक्सटाइल की कंपनी है आपकी। ठीक है, तो जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप किस तरीके से काम करते हैं, आप जो फॉर्मूला अपने फैक्ट्री में अपने संगठन में यूज करते हैं, वो किस तरीके से काम करने का फॉर्मूला यूज करते हैं, कार्यात्मक ढांचा यूज करते हैं। तो कार्यात्मक ढांचा में क्या होता है, उसमें हर एक चीज के अलग अलग डिपार्टमेंट बटे होते हैं, हर एक वर्ग के अलग अलग, हर एक कार्य के अलग अलग वर्ग बटे होते हैं। जैसे कि उत्पादन विभाग अलग है, विपणन विभाग अलग है, वित्त विभाग अलग है। अब इनके अंदर उत्पादन विभाग में कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन कौन से काम किए जाएंगे। उत्पादन विभाग में उत्पादन करेंगे, उत्पाद जो हमने किया उसको कैसे रखेंगे, उसका रख रखाव करेंगे, उस पर कैसे पैकिंग होगी और कैसे उसे फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाना होगा, ये सब काम किस में आ जाएगा, हमारे उत्पादन विभाग में आ जाएगा। अगर ये पैकिंग नहीं दिख रहा है तो इट्स ओके, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने उत्पादन लिखा है, रख रखाव लिखा है और पैकिंग लिखा है। तो उत्पादन विभाग में हमारा क्या आएगा, हमारे उत्पाद को हमें कैसे करना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, इनके जो भी उत्पाद किया आपने, जैसे कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़े का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कपड़ा प्रोड्यूस हो गया, तो कपड़े को रखना कैसे है। आपका बन गया है कपड़ा, आपने निकाला मशीन से, फिर आपने उसकी पैकिंग की, पैकिंग करके आगे सप्लाई कर दिया,
इस तरीके से उत्पादन विभाग में अलग से पूरा उत्पाद का ही काम करेंगे। विपणन विपणन विभाग मतलब कि आपका बाजारीय विभाग, आप जहाँ से सेल करेंगे अपनी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां से हम क्रय विक्रय करेंगे उस विभाग में। विज्ञापन करेंगे, किस तरीके से हमें अपने विपणन विभाग को आगे पहुंचाना है, कैसे हमें अपनी मार्केटिंग को आगे पहुंचाना है, और ग्राहक सेवा कैसे देनी है, कैसे ग्राहक से कनेक्ट होना है, कैसे उनसे बात करनी है, उनकी बातों को सुनना है और उनकी बातों का जवाब भी देना है। और वित्तीय विभाग अलग होगा, जिसमें हम वित्तीय का नियोजन करेंगे और पूंजी का ढांचा बनाएंगे। तो यानी कि कार्यात्मक ढांचा क्या होता है, जिसमें हम पूरे अलग अलग सभी विभागों को बांट देते हैं। उत्पादन का अलग विभाग बनाएंगे, विपणन का अलग विभाग बनाएंगे और वित्त का अलग विभाग बनाएंगे। तो कार्यात्मक ढांचा क्या समझाता है हमें संगठनात्मक ढांचे के अंदर, कि कार्यात्मक ढांचा में हम हर एक विभाग को अलग अलग तरीके से बांट देते हैं और जो जिस विभाग का काम होता है उसी विभाग को वो काम करने को देते हैं। तो ये था हमारे कार्यात्मक ढांचा। अब इसी पे ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी और बात करें प्रभाग्य ढांचे की, तो प्रभाग्य ढांचा हमसे क्या कहता है, प्रभाग्य ढांचा हमसे बोलता है कि इसमें हम कपड़े का अलग विभाग बनाएंगे, संचार का अलग विभाग बनाएंगे, जिसके अंदर कपड़े का विभाग है तो उसमें उत्पादन भी करें, उसमें क्रय भी करेंगे रॉ मटेरियल को, और उसमें वहां पे हम बेचेंगे भी, विपणन भी करेंगे, यानी कि वहीं से हम बना भी रहे हैं, वहां से हम खरीद भी रहे हैं रॉ मटेरियल और वहां से हम बेच भी रहे हैं रॉ मटेरियल। साथ ही साथ हम उसमें वित्त भी, यानी कि किस तरीके से कौन से रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उस वित्त को इकट्ठा करने के लिए, ये सभी काम हम इसी विभाग में कर लेंगे। फिर संचार विभाग एक अलग होगा, जिसमें हम उत्पादन की बात अलग करेंगे, क्रय की बात अलग करेंगे, विपणन की अलग करेंगे, वित्त की अलग करेंगे। यानी कि यहाँ पे चीजें बटी नहीं होती हैं, यहाँ हर एक फैक्टर को अलग अलग काम करने होते हैं, जबकि इस कार्यात्मक ढांचे में हर एक विभाग का काम बटा होता है और सबको अपने अपने विभाग का ही कार्य करना होता है। तो संगठनात्मक ढांचे दो तरीके के होते हैं, कार्यात्मक ढांचा यानी कि जो बिल्कुल सही ढंग से किया गया जाता है, जिसका उपयोग हम बिल्कुल सदुपयोग से करते हैं, कैसे हर एक विभाग को अलग अलग में बांटा जाता है, विपणन का अलग विभाग होता है, उत्पादन का अलग विभाग होता है और वित्त का अलग विभाग होता है, और इनके अपने अपने खुद के अपने अपने कार्य भी होते हैं। जबकि प्रभाग्य विभाग का ढांचा जो होता है हमारा, इसमें अलग अलग विभाग तो होते हैं पर इनके काम बटे नहीं होते, इनमें कोई इंसान कोई कार्य करता है। तो ये थी हमारे क्या संगठनात्मक ढांचा। अब हम इसके बाद बात करेंगे औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के बारे में, कि औपचारिक संगठन क्या होती है और अनौपचारिक संगठन क्या होती है। तो जानते हैं औपचारिक एंड अनौपचारिक संगठन के बारे में। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम जानेंगे अपने औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं, तो वैसे आपने अपने हिंदी में भी पढ़ा होगा औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, उसी से ही आप इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही कि उसी से इसको रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि औपचारिक पत्र आप अपने ऑफिस, अपने कलीग्स, किसी एडिटर वगैरह को लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं। इसी तरीके से एक औपचारिक एक अनौपचारिक संगठन भी होती है। औपचारिक संगठन यानी कि फॉर्मल संगठन, जहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके ऑनर्स, आपके चेयरमैन, आपके सबऑर्डिनेट्स ऐसे लोग होते हैं जिनसे सिर्फ आप किससे से रिलेटेड बात करते हैं, अपने संगठन से जुड़ी हुई बातें करते हैं और उनसे जुड़े हुए कार्य को करते हैं। उसी के अनदर हैंड हमारा जो अनौपचारिक है, जिसको इनफॉर्मल कहते हैं, यहाँ पे संगठन से जुड़े हुई बातें तो होती है, बट उसके अलावा भी यहाँ पे हम लोगों के साथ कुछ पर्सनल रिलेशन, पर्सनल कनेक्शन भी बना के रखते हैं। यानी कि यहाँ पे हम संगठनात्मक कार्य तो करते ही हैं, बट उनके बीच में वो औपचारिकता इतनी नहीं होती है जितनी कि हम अपने औपचारिक संगठन के अंदर रखते हैं। अब इनको वर्ड्स में जान लेते हैं कि क्या कहा जाता है अनौपचारिक और औपचारिक के बारे में। तो औपचारिक मतलब फॉर्मल, जहाँ पे वह संस्था जहाँ कर्मचारी व प्रबंधक सिर्फ अपने संगठन के कार्य से संबंधित बात व कार्य करते हैं, उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। यानी कि सिर्फ यहाँ पे वो अपने संगठन से, अपने काम से जुड़ी हुई बातों को ही करते हैं और अपने काम से जुड़ी हुई कार्य को करते हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए इसको औपचारिक संगठन कहा जाता है। अगर जहाँ संगठन औपचारिक होती है वहाँ बहुत इफेक्टिव वे में वर्क होता है, यानी कि वहाँ बहुत प्रभावी तरीके से कार्य किया जाता है, जिसमें वो लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर होते हैं, और फॉर्मल जो आपकी औपचारिक जो संस्था होती है उसका जो परिणाम और उसका जो लक्ष्य होता है वो लोग बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। जबकि अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या कहता है, मानवीय दृष्टिकोण अर्थात व्यक्तियों के परस्पर संबंधों पर आधारित होती है हमारी, यानी कि जो हमारा जो इंसान की नजरिया है उस पर आधारित होता है हमारा अनौपचारिक संगठन। साथ ही साथ
व्यक्तियों के परस्पर संबंध होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पर्सनल संबंध भी होते हैं, व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आपका लक्ष्य होता है आप उसको लेके इतने ज़्यादा ग्रसित नहीं होते, होते यहाँ भी है पर उतना नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब आप ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, अगर आप किसी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ का ऑनर आपको नहीं जानता है, वो सिर्फ आपका एक बॉस है और बॉस ही रहेगा, उसके अलावा वो ना आपका कोई दोस्त है, ना भाई है, ना बंधु है, तो आप उससे कहीं ना कहीं फियर में रहेंगे, कहीं ना कहीं उसके अंडर रहेंगे और बहुत फोकस के साथ काम करेंगे, कहीं आपको वो रेजिग्नेशन लेटर दे ना दे हाथ में। इसी ही तरीके से अगर आप इनफॉर्मल यानी कि अपने किसी ताऊ चाचा दादा के यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपको ना वो डर होगा, जब मन करेगा आप तब जाएंगे, तब मन करेगा तब आएंगे। होता है ना कि अरे अपने ताऊ की दुकान है, हमें क्या ही करना है। इसी तरीके से होता है हमारे अनौपचारिक संगठन के अंदर। तो अनौपचारिक का मतलब यहाँ पे हमारे अंदर काम को करने की जो हमारी जागरूकता अग्रसरनस होती है वो कम होती है, जबकि अनौपचारिकता में कम होती है और औपचारिकता में ज्यादा होती है। ये था हमारा अनौपचारिक और औपचारिक के बारे में आपका डिस्कशन। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है हमारा प्राधिकार और प्रोत्साहन का भारापण, यानी कि हम यहाँ पे भार अर्पण की बात करेंगे। भार अर्पण क्या होता है और भार अर्पण से आप क्या समझते हैं, इसको जानेंगे। भार अर्पण। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे प्राधिकार तथा प्रत्योजन या फिर भार अर्पण के बारे में। भार अर्पण, देखो नाम से ही पता चल रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अपने किसी काम को आप किसी और को सौंप देना। ये दो नाम है, इनको अवॉइड करो, वैसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे वो प्राधिकार के नाम से भी पूछ सकता है एग्जाम में, और प्रत्यायोजन के नाम से भी पूछ सकता है, और भार अर्पण से भी पूछ सकता है। तो चाहे वो किसी भी नाम से पूछे एग्जामिनर आपसे, आपको उसका सही ही आंसर दे के आना है, क्योंकि आपने वो पढ़ा है। तो जब आप किसी चीज़ को पढ़े होते हैं तो एग्जामिनर को पूरी तरीके से डिटेल में बता के आइएगा कि जी सर जी हमने पढ़ाई की है। तो इसीलिए आपको तीनों ही नाम जानने जरूरी है, पर मैं आपको इसको भार अर्पण के नाम से समझाती हूँ। भार अर्पण से समझेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। भार अर्पण, भार का मतलब होता है वजन, अर्पण मतलब है किसी को दे देना। तो ठीक है, जब आपके ऊपर कोई चीज भारी होने लगे, बहुत ज्यादा हैवी फील होने लगती है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा वजन अपने साथ वाले साथी को दे देते हो, ले भाई ले दोस्त तू रख ले, अब थोड़ी देर आधा तू पकड़ आधा मैं पकड़ता हूँ। इसी तरीके से एक मैनेजर अपनी कंपनी में, अपने प्रबंध में, अपनी संगठन में क्या करता है, हर भाषा में समझाती हूँ मैं आपको जितने शब्द हो सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो जब एक प्रबंधक अपने संगठन में सभी कार्यों को नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी एक इंसान हो, वो मल्टीटास्किंग एक हद तक ही हो सकता है, वो सभी काम को एक हद तक ही कर सकता है, पर सभी कार्यों को वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो क्या करता है, भार अर्पण करता है, इसीलिए वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है, इसीलिए वो प्राधिकार करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करता है वो, कि जब वो सभी कार्य को अपने आप नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, जो काम वो खुद कर सकता है वो काम वो अपने पास रख लेता है, और बाकी के सभी कार्यों को वो अपने वर्कर्स, एम्प्लॉय, सबॉर्डिनेट, श्रमिक, मजदूर, उन सबको दे देता है, लेबर्स को, कि अब ये काम आप करो, ये काम आप करो, ये काम आप करो, बाकी आप सबका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ, कि आप कैसे काम करेंगे कैसे नहीं करेंगे। इसीलिए इसको भार अर्पण कहा गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा गया। ठीक है, अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या फिर भार अर्पण में क्या करते हैं, जो एक मैनेजर होता है हर एक चीजों के काम को बांट देता है, फिर वहां पे वो क्या करता है, काम को बांटने के बाद, जैसे उन्होंने प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट बनाया, यानी कि उत्पाद का एक विभाग बनाया, वहां पे सभी उत्पादक के 10 वर्कर हो गए, 20 वर्कर हो गए, जितनी बड़ी फर्म है उतने ही वर्कर होंगे, फिर उनमें से किसी एक समझदार व्यक्ति को उठाएगा और कहेगा आप अब इन 10 वर्कर के क्या बन गए हैं, लीडर बन गए, मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ, आपको भार अर्पण करता हूँ कि इन 10 से काम कराना अब आपकी जिम्मेदारी है, और जैसा काम ये लोग करेंगे उसकी रिपोर्टिंग आप मुझे करेंगी। तो यही कहलाता है भार अर्पण, यानी कि आपने अपनी प्रोडक्शन की जिम्मेदारी को किसी और को दे दिया, उसको दे दिया, उन 10 लेबर में से किसी एक लेबर को खास तौर से दे दिया कि ये 10 के 10 काम करेंगे, आप भी इनके साथ काम करेंगे, पर आप इनको लीड करेंगे। जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो टीचर क्या करती है, एक बच्चे को 40-30 जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद होते हैं उनमें से किसी एक या दो बच्चों को क्या करती है, मॉनिटर बना देती है। किस लिए बना देती है, कि अगर मैम बाहर गई हैं, टीचर अगर बाहर गई है 5 मिनट 2 मिनट के लिए, तो वो दो मॉनिटर आएंगे, टीचर की जगह पे खड़े होंगे, और जब तक वो वापस नहीं आएगी टीचर, तब तक क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि कोई बच्चा शोर ना मचाए, अपनी सीट से ना उठे, और ना ही कोई शैतानी और मस्ती करे। तो मॉनिटर बनाने भी क्या, मॉनिटर बनना
या बना देना भी क्या होता है, एक भार अर्पण का ही कार्य होता है, एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही कार्य होता है। तो ये मॉनिटर वाले एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जरा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जान लेते हैं भार अर्पण क्या होता है। भार अर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया है जिसे अपनाकर प्रबंधक अपने कार्य को इस प्रकार विभाजित कर देता है जिससे वह संपूर्ण कार्य को केवल उस भाग का निष्पादन करे जिससे केवल वह स्वयं ही संगठन में अपनी विशिष्ट स्थिति को कारण प्रभावशाली ढंग से कर सकता है तथा शेष कार्य को विभाजित कर देता है। कि वो ही जो मैंने अभी आपको बताया कि वो सिर्फ उसी काम को अपने पास रखता है जिसको वो स्वयं कर सकता है संगठन में, बाकी के सभी कार्यों को क्या कर देता है, वो बांट देता है, विभाजित कर देता है कि प्रोडक्शन आप कीजिए, सेल्स आप कर दिए, मैन्युफैक्चरिंग आप करिए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम भार अर्पण का कार्य। होपफुली आशा करती हूँ कि आपको भार अर्पण समझ में आया होगा। अब हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इस पूरे सब्जेक्ट का, पूरे टॉपिक का, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, पूरे टॉपिक का, पूरे सब चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो अब जानेंगे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट टॉपिक को जिसका नाम है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। सबसे छोटा, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा टॉपिक है ये हमारा। और इसी के साथ आप सभी को बधाई हो कि अब हम अपना पार्ट 5 भी आज खत्म कर चुके हैं। अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्लास की। तो फिलहाल अभी इसको पढ़ लेते हैं। तो केंद्रीकरण क्या होता है, देखिए नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, इन सबको जान देते हैं। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जैसे आपने अपने खुद का बिजनेस खोला तो उसके अंदर सारे डिसीजन आप खुद लेंगे, तो वो कहलाएगा केंद्रीकरण। पर जब आप अपना खुद का बिजनेस तो खोल के बैठे पर वो इतना बड़ा है कि उसमें अब सभी डिसीजन आप नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ आपके अंडर आएंगे जो आपकी समझ में आएंगे, पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो आप क्या करेंगे, उसमें विभाजित कर देंगे अपने निर्णय लेने की, अपने डिसीजन लेने की चीज़ों को। जैसे कि आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होगा, यानी कि वित्तीय का अलग डिपार्टमेंट होगा, वित्त के भाग अलग होगा और विपणन का भाग अलग होगा, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे उत्पादन के वर्ग अलग होंगे। तो जितने अलग अलग वर्ग होंगे उतने अलग अलग मैनेजर्स होंगे। तो आप हर एक वर्ग का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपको हर एक चीज़ की बात बहुत अच्छे से नहीं पता होगी। तो आप वहाँ क्या करेंगे, उसमें कुछ जिम्मेदारियों को आप अपने प्रबंधकों को सौंप देंगे कि इसके फैसले आप ही लेंगे, जो सही जो गलत होगा उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। अगर आपने अच्छे से काम किया आपको उसके लिए अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, पर अगर गलत काम किया तो उसकी हानि भी आपको ही भरपाई करनी होगी। तो इसी तरीके से विकेंद्रीकरण में हम क्या करते हैं, निर्णय लेने की तरीके को या निर्णय लेने को लोगों में विभाजित कर देते हैं। परंतु केंद्रीकरण में क्या करते हैं, हम अपने व्यवसाय के सभी निर्णय को खुद ही लेते हैं। पर विकेंद्रीकरण में हम अपने व्यवसाय के सभी डिसीजन को या निर्णय को खुद नहीं लेते हैं। समझ में आ गया क्या कहा हमने? ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जान जाते हैं कि क्या कहते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। फिर से समझा देती हूँ एक बार, मुझे सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा। देखिए ये है मिस्टर ए जो बिजनेसमैन है, ठीक है। इनकी एक ये छोटी सी कंपनी है जो अच्छी खासी चल रही है और ये इसको बहुत अच्छे से खुद भी चला ले रहे हैं। तो अब इसमें जितने भी बदलाव होते हैं इन सभी का फैसला कौन लेता है, इन सभी में जितने भी निर्णय होते हैं वो ये खुद लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं हम, केंद्रीकरण, ठीक है। परंतु अब यहाँ पे ये जो मिस्टर सी हैं, ठीक है, मिस्टर बी बना देते हैं। इनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं अलग अलग सिटीज, अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। तो अब इन सभी कंपनीज में जा जाके ये हर किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी और इसका बिजनेस दोनों ही बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर का है, तो हर जगह तो ये मौजूद नहीं हो सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, अपने नीचे भी कुछ मैनेजर्स को रीलोकेट कर लेंगे, कहेंगे कि अब आप मेरे अंडर काम करेंगे और आपके अंडर भी मैंने कुछ ब्रांचेस दी हैं, परंतु इन सभी में फैसले जो हैं आप अपने अपने ब्रांचेस का फैसला खुद खुद लेंगे और इसकी हानि और नुकसान को भी आप खुद ही क्या करेंगे, झेलेंगे, ठीक है। तो यही कहा गया कि जब आप है तो पूरा बिजनेस इनका, मिस्टर बी का, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी फर्म है इन्हीं की है, परंतु इन्होंने हर एक निर्णय को खुद ना लेना जरूरी समझ के लोगों को बांट दिया, मिस्टर एक्स को बांट दिया, मिस्टर वाई को बांट दिया। फिर जो इन्होंने ये डिसीजन लेने के लिए इनको बांट दिया, और ये डिसीजन को बांटने यानी कि निर्णय को बांटने का जो फैसला है ये क्या कहलाता है, हमारा विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण। आशा करती हूँ कि आपको मेरे शब्दों में तो समझ आ ही गया होगा। अब हम जानते हैं केंद्रीकरण शब्दों में क्या कहा गया। जब हम संरचना को स्थानांतरित करते हैं
तो निर्णय लेने की शक्ति तेजी से कम हो जाती है। इसी को हम केंद्रीकरण कहते हैं। और निर्णय लेने वाले के का एक बड़ा हिस्सा है सदस्यों के लिए पदानुक्रम निचले के स्तर पे रखा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये था हमारा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। इसी के साथ हमारा ये पूरा आज का टॉपिक क्या होता है? खत्म होता है। पूरा हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एग्जाम बहुत पास है तो जल्दी अपने सभी शुभचिंतकों, दोस्तों, मित्रों में मेरी क्लास को शेयर कीजिएगा। ओके क्लास, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम।